पल्स एक्सीलेंस एकेडमी के इस बिल्कुल नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपका गाइड बनने के लिए ऑनेस्टली बहुत एक्साइटेड हूं। तो देखिए, आज हम साइंस के एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं। हम अपने आसपास के एलिमेंट्स को आखिर कैटेगराइज कैसे करते हैं। ब्रॉडली हम इन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स के रूप में ग्रुप करते हैं, पर क्यों और एग्जैक्टली कैसे? चलिए जानते हैं। Okay, let's dive into this. ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज से, फिर देखेंगे नंबर 2 द एक्सेप्शंस, उसके बाद नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस, फिर मूव ऑन करेंगे नंबर 4 रिएक्टिविटी सीरीज पर, और फाइनली हम रैप अप करेंगे नंबर 5 आयोनिक बॉन्ड्स के साथ। ऑलराइट, चलिए सीधा सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, द ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड। सोचिए, अगर मैं अभी आपके हाथ में कोई मिस्ट्री सब्सटेंस रख दूं, तो आप सिर्फ उसे देखकर और छूकर कैसे पहचानेंगे कि वो क्या है? आइए इन ऑब्जर्वेबल टेस्ट को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारा पहला टेस्ट है मैलेबिलिटी। ये वो प्रॉपर्टी है जो मेटल्स को थिन शीट्स में बीट करने अलाउ करती है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप एक प्योर गोल्ड के टुकड़े पर एक भारी हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं। वो छोटे टुकड़े में टूटने या बिखरने के बजाय एक ब्यूटीफुल पेपर थिन शीट में फ्लैटन हो जाता है। अमेजिंग, राइट? नेक्स्ट अप हमारे पास है डक्टिलिटी। ये मेटल्स की वो एबिलिटी है जिससे उन्हें एक्सट्रीमली थिन वायर्स में ड्रॉ या स्ट्रेच किया जा सकता है। अब यहाँ एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनिए। अगर आप सिर्फ 1 ग्राम, लिटरली जस्ट 1 ग्राम प्योर गोल्ड लेते हैं, तो आप उसे स्ट्रेच करके 2 किलोमीटर लंबा कंटिन्यूअस वायर बना सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी टू थिंक अबाउट। फिर आती है सोनोरस प्रॉपर्टी। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब यह है कि जब मेटल्स किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं, तो वो एक डिस्टिंक्ट रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब समझें, आपके स्कूल की बेल हमेशा मेटल की क्यों होती है, वुड या प्लास्टिक की क्यों नहीं? ये सब इस लाउड सोनरस रिंग का ही तो कमाल है। और यहाँ से इन दोनों के बीच का क्लियर कॉन्ट्रास्ट हमें दिखने लगता है। मेटल्स मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के फंटास्टिक कंडक्टर्स होते हैं, और उनकी सरफेस लस्ट्रस यानी एकदम शाइनी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नॉन मेटल्स को देखें, जो यूजुअली गैसेस होते हैं या फिर कार्बन और सल्फर जैसे सॉलिड्स, तो ये नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं और जनरली इनकी सरफेस काफ़ी डल होती है। लेकिन रुकिए थोड़ा, यहाँ से आते हैं हम सेक्शन 2 पर, द एक्सेप्शंस। रूल्स तो ब्रेक करने के लिए ही बनते हैं। साइंस भी इन रूल ब्रेकर्स से भरी हुई है। और थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जामिनर्स आपको इन्हीं एक्सेप्शंस पर टेस्ट करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए इन अजीब अनॉमलीज की लिस्ट देखते हैं। मर्क्यूरी एक मेटल है, पर रूम टेम्परेचर पर यह कंप्लीटली लिक्विड है। फिर आते हैं गैलियम और सीजियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स इतने ज्यादा लो हैं कि ये लिटरली आपकी हथेली पर ही मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद ब्यूटीफुली लस्ट्रस और शाइनी होता है। डायमंड को ही देख लीजिए, कार्बन से बना एक नॉन मेटल है, पर यह अर्थ पर सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और एल्कलाई मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें एक बटर नाइफ से भी आराम से काट सकते हैं। ओके, अब फिजिकल लुक से थोड़ा आगे बढ़कर केमिकल बिहेवियर की तरफ चलते हैं। सेक्शन 3 में केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल गॉन्टलेट। आखिर क्या होता है जब हम इन एलिमेंट्स को एयर, वाटर और एसिड जैसे इंटेंस एक्सट्रीम टेस्ट से एक्सपोज करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले देखते हैं, जब मेटल्स ऑक्सीजन में बर्न होते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है। यूजुअली ये बेसिक मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, पर यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये वो इंटरेस्टिंग ऑक्साइड्स हैं जो बेसिकली दोनों टीम्स के लिए खेलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं और दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स और वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए इन्हें वाटर के अगेंस्ट टेस्ट करके देखते हैं। ये केमिकल रिएक्शन 2 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन होती है। स्टेप 1 में मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर स्टेप 2 में वही मेटल ऑक्साइड्स और थोड़े वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। पेपर पर देखने में तो कितना सिंपल लगता है ना, पर वेट टिल यू सी दिस इन रियलिटी, इनका बिहेवियर एक्चुअली काफी वाइल्ड हो सकता है। ये प्रोसेस एसेंशियली एलिमेंट्स के लिए एक सर्वाइवल टेस्ट की तरह है। देखिए, पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन इतनी हॉट होती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, वो तुरंत आग पकड़ लेती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम थोड़े लेस वायलेंट है। ये एक्चुअली पानी पर फ्लोट करने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स उनकी सरफेस पर टाइनी लाइफ जैकेट्स की तरह चिपक जाते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक थोड़े टफ हैं। उन्हें रिएक्ट करने के लिए स्टीम की एक्सट्रीम हीट की जरूरत होती है। और आखिर में लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड,
इन पर बिल्कुल कोई असर नहीं होता, ये बस पानी में चुपचाप बैठे रहते हैं, टोटली अनबॉदर्ड। अब आते हैं द अल्टीमेट केमिकल गॉन्टलेट पर, द फाइनल बॉस एक्वा रेजिया, जिसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का एक हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग 3:1 मिक्सचर है। इसे रॉयल क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे प्लैनेट पर ये उन गिने चुने लिक्विड मिक्सचर्स में से एक है जो प्योर गोल्ड और प्लैटिनम को कंप्लीटली डिसॉल्व करने की ताकत रखता है। तो हमने देखा कि मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और यही चीज हमें परफेक्टली ले आती है सेक्शन 4 पर, द रिएक्टिविटी सीरीज, आर एलिमेंट लीडरबोर्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके हमने ये सीखा है कि जो स्ट्रॉन्गर या ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो वीकर मेटल्स को उनके सोल्यूशन से कंप्लीटली किक आउट कर देते हैं। आइए जरा हमारे इस एलिमेंट लीडरबोर्ड के स्टैंडिंग्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे टॉप पर हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस हैं पोटेशियम और सोडियम, जो सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। जैसे जैसे हम रैंक्स में नीचे आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन तक, इन सब की रिएक्टिविटी स्टेडीली डिक्रीज होती जाती है। यहाँ हम हाइड्रोजन को एक बेसलाइन स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं मेजर करने के लिए। और सबसे नीचे एकदम आराम से बैठे हैं कॉपर और आखिर में गोल्ड, जो ऑफिशियली लीस्ट रिएक्टिव मेटल होने का टाइटल अपने नाम करता है। अब हमने इतना सारा टाइम इनके रिएक्शंस और इनकी रैंकिंग को समझने में लगाया, लेकिन मैं एक्चुअली चाहता हूं कि आप इस एक बहुत ही क्रूशियल सवाल पर ध्यान दें। आखिर ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते ही क्यों हैं? आई मीन, इस सारी केमिकल केओस के पीछे की रियल ड्राइविंग फोर्स क्या है? और यही वो सवाल है जो हमें हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ ले जाता है, नंबर 5, आयोनिक बॉन्ड्स कंप्लीटिंग ईच अदर। बड़ा सीक्रेट यहाँ पर यह है कि एलिमेंट्स सिंपली स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। वो बस किसी तरह एक कंप्लीटली फिल्ड आउट ऑफ बैलेंस शेल चाहते हैं, क्योंकि वही एक चीज़ है जो उन्हें नोबल गैसेस की तरह परफेक्टली स्टेबल बनाती है। इस टेबल में देखिए कि यहाँ एक कितनी परफेक्ट रिलेशनशिप बनती है। नियॉन को देखिए, जो एक नोबल गैस है, इसके शेल्स 2 और 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फुल हैं। ये परफेक्टली स्टेबल और कंप्लीटली हैप्पी है। पर सोडियम को देखिए, जो हमारा एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1। इसके एम शेल में एक अनोइंग सा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बैठा है, जिससे ये लिटरली डेस्परेटली छुटकारा पाना चाहता है। अब वही क्लोरीन को देखिए, जो एक नॉन मेटल है, उसके पास हैं 2, 8 और 7। इसे उस स्टेबल 8 के नंबर तक पहुंचने के लिए डेस्परेटली सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ इन दोनों के बीच एक परफेक्ट ट्रेड होता है। सोडियम एटम खुशी खुशी अपना वो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देता है। एक नेगेटिव चार्ज लूज करके ये एक सोडियम कैटायन बन जाता है, जिसके पास अब एक नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी तरफ क्लोरीन एटम तुरंत उस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। एक नेगेटिव चार्ज गेन करने के बाद ये एक क्लोराइड एनायन बन जाता है, जिसके पास अब एक नेट नेगेटिव चार्ज होता है। और लीजिए, ये रहा हमारा ग्रैंड फिनाले, क्योंकि अब हमारे पास एक पॉजिटिव कैटायन और एक नेगेटिव एनायन है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, है ना? ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे को बहुत पावरफुली अट्रैक्ट करते हैं। ये इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ टाइट लॉक हो जाते हैं, जिससे एक आयोनिक बॉन्ड क्रिएट होता है। और इस बॉन्ड का फाइनल कंपाउंड क्या बना? सोडियम क्लोराइड। ये एक्चुअली उसी टेबल सॉल्ट का एग्जैक्ट केमिकल नेम है जो हम हर रोज अपने खाने में डालते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली देकर और लेकर एक दूसरे को परफेक्टली कंप्लीट करते हैं। पर जाने से पहले मैं आपको एक काफ़ी प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या होता है जब दो नॉन मेटल्स आपस में मिलते हैं? सोचिए ज़रा, दोनों में से कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, दोनों सिर्फ लेना चाहते हैं। तो क्या वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करना सीखते हैं? इस बारे में सोचिए, अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहिए, और मैं आपसे मिलूंगा एक्सेलेंस एकेडमी के हमारे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।